हेलो वेलकम गाइस टू द सीएससी गुरुकुल। माय नेम इज अमन मोगा। टुडे एथिक्स की केस स्टडीज है, उन पे हमारा पिछले 2-3 लेक्चर भी उन पे हुए हैं और आज फिर से एक लेक्चर में लेके आया। अभी लेक्चर में क्यों लेके आया हूँ, ठीक है, लेक्चर लाने का जो मेरा ये प्लान था वो इसलिए था क्योंकि अब हमने एथिक्स केस स्टडीज जो थी आपकी, एथिक्स की जो केस स्टडीज थी आपकी, उनको सोल्व करना तो हमने सिखा दिया आपको कि किस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये था कि भाई जो करंट अफेयर की चीजें हैं उनको कैसे हम इसमें रिलेट करेंगे सर। ये मैं पिछली बार मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमने सीख तो लिया लेकिन हमें अभी ये डर लग रहा है कि जो मुद्दे चल रहे थे पिछले 2 सालों में या पिछले 1 सालों में, उन पे केस स्टडी कैसे बन सकती है। तो उन पे केस स्टडी कैसे बन सकती है, क्या क्या डायलेमा होंगे आपके सामने, क्या क्या डायलेमा होंगे, आपके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, आपके ऑप्शंस के क्या क्या आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो आज हम बात करेंगे, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने अभी मेरा जो लेक्चर शायद कल लेक्चर था वो था आपके डीप फेक को लेकर के, ठीक है। क्योंकि डीप फेक पे बहुत सारा पिछले 2 सालों में जब मैंने अरे क्यों नहीं चल रहा है, हाँ चल गया। पिछले 2 सालों का जब मैंने देखा तो मैंने एनालिसिस किया कि हाँ इस पर केस स्टडी बन सकती है। शायद पिछले साल थोड़ा सा टच था एआई को लेकर के, एथिकल डायलेमा इन एआई, ठीक है, इस तरह का एक टॉपिक था जो कि पढ़ा है भी मैंने। आपके जो फाउंडेशन चल रहा था एथिक्स का उसमें मैंने पढ़ा है भी, ठीक है। तो देखा था कि उसमें हाँ बन सकती है। पिछली बार हमने ये केस स्टडी सोल्व भी कराई थी, तो इस बार फिर हम उससे लेके आए हैं, ठीक है। अब तो डीप फेक वाला वीडियो शायद मेरा कल आ जाए या शायद कल आ गया होगा, चलो छोड़िए उसको, आता रहेगा। आप आज की बात करते हैं। तो अब दूसरा जो टॉपिक मिला है मुझे वो मिला है हीट वेव, सीवियर हीट वेव। क्योंकि अभी आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में इस समय बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है कि बहुत सारी मौतें हो चुकी, ठीक है। तो आज वैसी कोई स्टडी है, आज हम उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग बड़ी बेकार है मेरी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये आपकी केस स्टडी है, इसमें आपका हीट वेव मैनेजमेंट को लेकर के ये केस है, ठीक है। अब केस क्या है, केस ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव इतनी ज़्यादा सीवियर हुई कि बहुत सारी आपकी मौतें हो गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल डेथ्स हो गई, ठीक है। अब क्या था, जब मल्टीपल डेथ्स हो गई आपकी, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि रेजिलियंस फैक्टर देखना है। अरे भाई साहब चल जा, क्यों मजे ले रहा है मेरे। अरे देखो ये भी नाराज हो जाता है, 2-4 दिन क्लास में ना हूं, पेन तक नहीं चलता मेरा। ठीक है। तो अब देखिए क्या था कि अब ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी है हिट वेव को लेकर। देखिए अगर हम इस केस स्टडी का निकालें, इंसिडेंट क्या है, एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस बनी जिसमें बहुत सारी मल्टीपल फैटिलिटीज, सबसे ज्यादा किनके साथ, जो डेली वेज लेबर है उनके साथ हुआ। फैटिलिटीज का मतलब कि वो सब घटनाएं, दुर्घटनाएं, ठीक है। डिसीजन मार्कर हम हैं, जो कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिंग एज द कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अभी होगी बात, ठीक है। अब सेंट्रल डायलेमा क्या है, फोर्स टू चूज बिटवीन फंडिंग इमीडिएट इमरजेंसी कूलिंग सेंटर्स और एक्सपांडिंग लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहली जो गलती करी है, गलती ये करी है कि इसकी जो समरी है ना, ठीक है, इसकी जो समरी है वो हमने नहीं पढ़ी या हमने नहीं लिखी। समरी ये है कि आप डीएम हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव इतनी तेज हुई कि बहुत सारी मल्टीपल डेथ्स हो गई। मैं यहाँ पे खाली डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब डेथ हो गई, अब यहाँ पे ये था कि जो आपके पास रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है जी, लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में आपको जो मेन डायलेमा वो है ये कि आपको लॉन्ग टर्म भी देखना है और शॉर्ट टर्म भी देखना है, इसको बोलते हैं इमीडिएट एक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है बहुत सारी डेथ और हो जाए, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म एक्शन नहीं लिया तो ये आने वाली जनरेशन, जिनको बोलते हैं इंट्रा जनरेशन, उनके लिए हानिकारक होगा। तो ये आपका एथिकल डायलेमा है, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, अब इसमें आप सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, अगर हम ऑप्शन स्टेप 1 की तरफ जाएंगे, स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी, स्टेक होल्डर्स। आज मैं पूरी की पूरी आपकी ये एथिक्स की जो केस स्टडी है पूरी की पूरी सोल्व करूंगा, ठीक है, आप सब लोग देखेंगे, ठीक है। मिस्टर विपिन जी, मैं तो 4 दिन फ्री रहा हूँ, आप तो दिखे ही नहीं। चलिए सबसे पहले आप होंगे पीपल्स, पीपल्स यानी सिटीजन्स, होंगे ना, होंगे ना भाई, हाँ जी। और कौन होंगे, चिल्ड्रंस, एल्डरली, जो पीपल्स है, एल्डर, लेबर, कौन से, डेली लेबर, जो डेली वेजेस वाले हैं। और और कौन होंगे, फ्यूचर जनरेशन, जिसकी हम बात करी थी हमने,
और अगर कोई एनजीओ है वो, या कोई, ठीक है, जो एनजीओज हैं वो, या फिर कोई आपके जो होंगे सिविल सोसाइटीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बात कर ली स्टेक होल्डर्स की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। ये मिटा दूं मैं अगर आप लोग समझ में आया हो तो, ऐसे इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी। चलिए, ठीक है। स्टेक होल्डर समझ में आए कौन कौन है? एक तो आप खुद हैं, जनता है, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, और डेली वेजेस के जो मजदूर वाले लोग हैं वो, ठीक है जी। और भी लोग हैं लाइक आपके स्टेट गवर्नमेंट, फ्यूचर जनरेशन की बात करें, ठीक है, सब। क्योंकि स्टेट फार्मर्स भी तो होंगे, हाँ जी, फार्मर्स भी हैं, ठीक है। अब एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे? सबसे पहले, क्योंकि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आपका कंपैशन देखा जाएगा, वर्सेस कंपैशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। क्या है ये? एफिशिएंसी, हाँ जी, एफिशिएंसी। पहला ये हो गया। दूसरी आपकी होंगी, दूसरी क्या होंगी जी? हाँ जी सर, बताएं आप। इक्वल रिसोर्स एलोकेशन। तीसरा, तीसरा क्या होगा? सोचते सोच के बताओ सब लोग। हम्म क्या होगा? अच्छा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया क्या? अरे यार, याद दिला दिया करो। एथिकल वैल्यूज है, ठीक है। एथिकल वैल्यूज जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, इन्वॉल्व, चलो ये भी लिख देता हूँ, इन्वॉल्व, ठीक है जी, इन्वॉल्व। एथिकल वैल्यू जो जो इन्वॉल्व होंगी। पहले हमने बात करी कंपैशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आपकी कैसी, इक्विटेबल रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेशन। तीसरा आपका जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा आता है आपका, चौथा क्या होगा? चौथा होगा आपका पब्लिक ट्रस्ट। हाँ, गुड, अरे वाह, मान गया सर आपको मैं, पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद जितना वो बता दो, जितनी ज्यादा लिख पाओ उतना फायदा है, ठीक है। हम्म एक है आपका इंटर जनरेशनल जस्टिस। भाई आप उनके साथ भी तो करोगे ना। हम्म राइटिंग अच्छी है, समझ में आ रहा है? अरे कोई नहीं, बोल रहा हूँ, सी लिख लो यार। राइटिंग अच्छी नहीं है, वो बोल तो रहा हूँ ना मैं। राइटिंग अच्छी नहीं, बहुत तेज लिखता हूँ, इसलिए बहुत बेकार राइटिंग आती है। हाँ हाँ, ये वाला। भाई क्या मांग रहा है भाई? चलो भैया। अच्छा, प्रो दे रहा है क्या? नहीं भाई नहीं। इससे लिखा जाएगा क्या? हाँ, लिखा जाएगा, ठीक है, इससे लिखते हैं, ठीक है। वाह, अब ये थे हमारे एथिक, क्या ये वैल्यूज है क्या? अरे वैल्यूज नहीं, इश्यूज हैं भाई, ये इश्यूज हैं। अब ये क्या क्या गड़बड़ करा देते हो यार तुम। मैं कह रहा हूँ कुछ तो लिख रहा हूँ, ये इश्यूज हैं, वैल्यूज नहीं है। वैल्यूज तो आपके अलग होंगे। ओ, हाँ, ये इश्यूज हैं, ठीक है। अभी आएंगे वैल्यूज आपकी। तो ये इश्यूज है, पहले तो कंपेरिजन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इक्वल रिसोर्स एलोकेशन, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक ट्रस्ट, इंटरजेशनल जनरेशनल जस्टिस, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी, अच्छा प्लस कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा क्या? हो गया, ठीक है। एथिकल, ओ वैल्यूज क्या क्या इन्वॉल्व होंगी? क्या क्या होंगे जी? पहली बताइए। हाँ जी, पहला तो कंपेशन, हमने पिछली बात करी, कंपेशन। दूसरा, सही नहीं चल रहा यार ये पेन, पता नहीं शायद डाउन हो गया क्या? पेन डाउन भी होता है? एम्पैथी। और तीसरा, मैं कोई रट के थोड़ी ना, सोच सोच के तो बता रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी, प्रूडेंस, प्रूडेंशियलिटी बोलते हैं उसको। गलत लिखा गया क्या? प्रूडेंस, ठीक है, चलो। और दो चार लिख दो, और बता दो कोई, जैसे पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक सर्विस, सस्टेनेबिलिटी। हाँ, पब्लिक सर्विस अच्छा है, पब्लिक सर्विस अच्छा है, ठीक है, पब्लिक सर्विस। और एक और लिख दो, क्या होगी?
इंटीग्रिटी, ओ वाओ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी वैल्यूज है जो इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, केस क्या है, फिर से दोबारा दोहरा दूँ। सीवियर हिट हुई आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी मौतें हो गई और आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आपको क्या बनाना है, इमीडिएट प्लस लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, ये आपका डायलमा है। जो जो वैल्यूज डायलमा वाली, मतलब जो आपके इश्यूज हैं वो हमने बात कर ली। ठीक है, हमने बात की, अभी हमने बात की कंपैरिजन की बात करी। ठीक है, वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात करी हमने, इक्विटी एंड रिसोर्स एलोकेशन की हमने बात करी, जो आपकी इंटर जनरेशनल जस्टिस है उसकी बात हमने करी। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की बात करी, फंड की बात करी। ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यूज की बात करी कि वैल्यूज क्या क्या, जैसे कंपैरिजन की बात करें, एम्पैथी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी, प्रूडेंस, पब्लिक सर्विस और इंटीग्रिटी। ठीक है, हमने इनकी बात करी क्योंकि वैल्यूज हैं। वैल्यूज के बाद आता है आपका भाई स्टेप 2 हो गया ना, ये स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने स्टेक होल्डर्स देख लिए। ठीक है, अब स्टेप 3 आता है आपका ऑप्शंस। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे वो भी हम, स्लाइड्स पे आएंगे अभी इसके बाद। ऑप्शंस में क्या है, पहला तो अब देखो, कोई भी ऑप्शंस आप लेके आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, उसके मेरिट, उसके डीमेरिट, हम यहाँ पे डिस्कस हमेशा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अफेक्टिव केस स्टडी क्या है, अफेक्टिव केस स्टडी यही तो है। ठीक है, आप देख रहे होंगे आज मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा कि आज तुमको ये लगना चाहिए कि सर आपने कुछ करके दिखाया। ठीक है, हालांकि पीछे भी करके दिखाया था। ठीक है, ठीक है, हाँ विपिन, अरे बार बार तुम्हारा ही नाम मेरे मुंह पे आ रहा है यार। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, लखविंदर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो अब इस तरह से हम सोल्व करते हैं। अभी हमारी आधी हो गई। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि जो बजट है ना, ठीक है, जो बजट है उसको पूरा का पूरा हम क्या कर दें, खर्च कर दें इमीडिएट एक्शन के लिए, तो उसका मेरिट क्या होगा, उसका डिमेरिट क्या होगा। पहले तो बात ये रही। दूसरा कि भाई ये जो बजट है उसका हम वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्च कर दें। पहला तो जो कूलिंग चैम्बर्स हैं उनके बनाने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी हो रही है, कूलिंग चैम्बर, यानी ये क्या होगा, इमीडिएट एक्शन होगा और शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, तो उसका डिमेरिट की शॉर्ट टर्म है, मेरिट ये होगा कि हाँ भाई जो मौतें हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी, बहुत कम होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, कि हम क्या करें, जो वाटर है ना जिसकी स्कार्सिटी सबसे ज़्यादा हो रही है उसके लिए इंफ्रा बना दे। अब ये ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म है, इसकी मेरिट ये होगी कि ये भाई लॉन्ग टर्म है, सबके लिए काम कार्यगर होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो मौतें हो रही है उनका 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 क्या, भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए कर दोगे तो शॉर्ट टर्म में मौतें और बढ़ जाएंगी ना। तो यहाँ पे बैलेंस अप्रोच होगी, हमेशा कहता हूँ ना, बैलेंस अप्रोच आप फील करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया था कि भाई इंसिडेंट जो ट्रिगर हुआ वो क्या हुआ, कि भाई हाईली एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस बनी जिसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा डेली वेजेस जो लेबर थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे। ठीक है, अब डिसीजन मेकर आप थे, आपको क्या करना है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैपेसिटी के तौर पे आपको काम करना है, अभी हमने शुरू में बात कर ली। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट्स क्या है, क्योंकि भाई ठीक है सवर्ली लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्सेज है आपके पास, पहले ही बात कर ली हमने। क्योंकि केस स्टडी को क्यों कहता हूं मैं हमेशा कि 5 मिनट लीजिए, आप पढ़ लीजिए। केस स्टडी को पढ़ने से आपको सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि हाँ आप करना क्या है इसमें, क्योंकि मेरिट डिमेरिट भी तो लिखने हैं ना भाई। आप कोई ऐसा कदम ना उठा लो कि आने वाली जनरेशन खराब हो जाए, आप ऐसा कदम ना उठा ले, आपने उनके बारे में सोच लिया। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग हैं, मान लो कहीं जगह फ्लड आया, अब ये तो हीट वेव की बात है, हीट वेव से मान हीट वेव भी थोड़ी ना पूरे साल के साल रहेगी, कुछ महीने ही तो रहेंगी। अब कुछ महीने के लिए भी आपने काम नहीं करा तो जो मौतें हैं, मान लिया वो 50 लोग मरे, कुछ महीनों में वो 100 भी हो सकते हैं अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। ठीक है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म एक्शन के बारे में नहीं भी सोचा तो हर साल हीट वेव आएगी, तो हर साल लोग मरेंगे, तो आपको दोनों के बीच बैलेंस रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हो गया। ठीक है, कि आपको जो फंड है ना वो कूलिंग सेंटर्स के साथ साथ एक्सपांडिंग लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रा भी के लिए भी आपको खर्च करना है। ठीक है जी, आगे अब देखो, स्टेक होल्डर्स के लिए हमने बताया था कोर में आपके डेली वेजेस लेबर रहेंगे, यानी ये वाला, यहाँ पे मैं डेली वेजेस लेबर डीएल लिख दूं तो कोई इशू नहीं है, नहीं है। डायरेक्ट थ्रेट टू सर्वाइवल, क्योंकि वो सीधी सी बात है उनका सर्वाइवल इफेक्ट होगा। दूसरा एथिकल इंपेरेटिव्स क्या होगा, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 एंड इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन। आर्टिकल 21 उनका फंडामेंटल राइट है, आपको उनको जीने के लिए जगह देनी पड़ेगी, कूलिंग चैम्बर्स बनाने पड़ेंगे, कूलिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो कि है। उसके बाद मिडल फ्यूचर जनरेशन, कोर में हमने इनको रख दिया। अब मिडल जो है आपका नीला, नीला यानी यहाँ पे हम लिख दे एफ जी, कोई इशू तो नहीं है, नहीं है, अरे भाई चल जा,
मजे ले रहा है मेरे पूरे, हैं इम्पैक्टेड बाय सिस्टमैटिक रेजिलियंस। एथिकल इंपेरेटिव क्या होगा यहाँ पे? एथिकल इंपेरेटिव जो होगा वो इंटरजेशनल जस्टिस एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो कि आपका होगा हमेशा लॉन्ग टर्म। ठीक है, सोचना पड़ेगा ना भाई, आने वाली जनरेशन अभी थोड़ी ना आएगी, कुछ दिन बाद आएगी, कुछ महीनों बाद आएगी, साल बाद, ठीक है, हजारों सॉरी 100 सालों बाद। उसके बाद अब आउटर जो होगी आपका वो होगा पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसको हम लिख दें ए डी एंड पी, कोई दिक्कत तो नहीं, एंड पी। बर्डन विद रिसोर्सेज लिमिटेशन, क्योंकि भैया रिसोर्सेज आपके क्या है? लिमिटेड है। हम हमेशा जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी पढ़ते हैं बताते हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आप ज्यादा हनन नहीं कर सकते, अगर आपने हनन कर दिया तो दूसरे के हिस्से का आप भी खा गए। लिमिटेड है। पानी बार बार क्यों कहते हैं जल बचाइए जल बचाइए जल बचाइए? क्यों? लिमिटेड है भाई, 2% है कि नहीं? सॉरी 1% है, 2% मैंने ज्यादा बोल दिया। ठीक है, लिमिटेड है। अगर आप उसको सब खर्च कर दो आने वाली जनरेशन क्या क्या होगा? भूखी प्यासी मर जाएंगी वो तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एथिकल इंपेरेटिव क्या है इसमें? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज एलोकेशन एंड मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, ये क्या है? हमारे एथिकल इश्यूज भी हैं इंपेरेटिव के साथ साथ। आगे तो यहां पे आपको समझ में आया स्टेक होल्डर्स, जब हमने शुरू में बात करी थी। ठीक है जी, कोर में किसको रखा, मिडिल में किसको रखा, हाईली इंपैक्ट कौन है, वनरेबल कौन है, ठीक है, इसके बिना काम चल सकता है। उसके बाद कंपैशन। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एथिकल जो टेंशन हैं, जो हमारे एथिकल टेंशन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला कंपैशन, काम करने के लिए द इमीडिएट ह्यूमन सफरिंग ऑफ लेबर डिमांड एंड द एम्पैथेटिक रैपिड रेस्पॉन्स टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ लाइफ। मैंने शुरू में कहा कि मान लिया अभी 50 लोग मरे, ठीक है, अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो ये 50 संख्या बढ़ सकती है ना? बिल्कुल बढ़ सकती है। ठीक है, तो कंपैशन दिखाना पड़ेगा, इनके प्रति कंपैशन दिखाना पड़ेगा। कंपैशन दिखाकर ये इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा आपको। इमीडिएट एक्शन लेंगे आप तभी तो ये जो काउंट है डेथ का वो बढ़े ना, बढ़ने के बजाय घट जाए, खत्म हो जाए। इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा इंटर जनरेशनल जस्टिस, आपको इनके साथ साथ में ये भी सोचना पड़ेगा कि जो आने वाली, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमेशा देखो, सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स हमेशा डिपेंड करता है पावर्स पे, तो सबसे पहला जो पावरफुल कीवर्ड्स है ना वो यहाँ पे एक ही है, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी अगर आप कुछ भी बनाओगे तो ये ध्यान में रख के चलना है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब आपको इनके बारे में भी सोचना है, इमीडिएट इफेक्ट भी सोचना है, और आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी सोचना है। ठीक है, तो द मोरल ऑब्लिगेशन टू द फ्यूचर सिटीजन ओवर इंडेक्सिंग ऑन टेम्पररी रिलीफ कंप्रोमाइजिंग एज ए लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड प्रिवेंट फ्यूचर क्राइसिस। अगर आप इमीडिएट के साथ साथ लॉन्ग टर्म भी सोचेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है आप उनके लिए क्राइसिस जैसी कोई स्थिति नहीं बन पाएगी, या आप उनके लिए भी काम कर रहे हैं। ठीक है, यही बात है। तो ये होता है बैलेंस अप्रोच। ठीक है, मैं यहाँ पे मोटा मोटा लिख देता हूँ बैलेंस अप्रोच। ठीक है जी, बैलेंस अप्रोच। चलो ठीक है, नेक्स्ट इक्विटी, इंश्योरिंग फेयरनेस इन रिसोर्स एलोकेशन डज इमीडिएट रिलीफ डिस्प्रोपोर्शनेटली ड्रेन फंड्स फ्रॉम ब्रॉड सोसाइटल नीड। सोसाइटी की जो नीड है उसी में वो फंड को आप यूज करें, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ना करें। ठीक है, तो ये इक्विटी है। तो यहाँ पे आपकी इंटीग्रिटी चेक होती है, यहाँ आपकी आपकी एम्पैथी चेक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलोकेशन कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो देखेंगे, जो कि मैं बार बार मैं जिसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो फंड है ना वो क्या है जी? लिमिटेड है। ठीक है, अब ये बैलेंस हमें दोनों के बीच रखना है, क्योंकि बैलेंस किस किसके बीच? इमीडिएट और लॉन्ग टर्म, दोनों को सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी कूलिंग सेंटर्स, कूलिंग पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स, ठीक है, क्यूरेटिव एंड रिएक्टिव, सीवियर और सेव्स करंट लाइव्स बट लीव्स द डिस्ट्रिक्ट वनरेबल टू द एग्जैक्ट सेम क्राइसिस नेक्स्ट ईयर ड्यू टू डिपेंडेंट फंड्स। आज का तो आप सोच रहे हो, आने साल में भी तो होगा, तब क्या करोगे? तो फंड को ये सोच के लगाना है। ठीक है, कूलिंग सेंटर्स के साथ साथ में आपको लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रा के बारे में भी सोचना है, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है। ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स थे? वो कूलिंग पॉइंट्स थे। ठीक है, अब सस्टेनेबल प्रिवेंट गवर्नेंस, सिस्टमैटिक कैपेसिटी बिल्डिंग, सोल्व्स टू रूट कोज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, सबसे पहले सोल्व करेंगे। मतलब ये इमीडिएट एक्शन लेने के बाद की बात है। ठीक है, बट रिस्क अनएक्सेप्टेबल कोलेटरल डैमेज, इमीडिएट डेथ ऑफ लेबर्स, इसको क्या करना है? अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि इमीडिएट एक्शन लेने से डेथ कम हो रही है तो ले लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए सारा फंड वहां भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे।
हाँ जी, अभी क्या है डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ना मैं इससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, जैसे कि आपके कुछ थ्योरिस्ट है, थ्योरिस्ट क्या है उनको बोलते तो हैं, थियोरिस्ट, चलो थियोरिस्ट ही लिख देते हैं, वो अच्छा है, ठीक है। फिलोसॉफिकल या फिलोसोफर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म, 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 ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में उपयोगितावाद। बेंथम एंड दूसरे कौन है आपके, मिल है ना, स्ट्रेडमिल, 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 जीएस मिल लिख देते हैं, हाँ जीएस मिल, ठीक है। अब ये क्या है, ये कहते हैं, इनके कोट है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। द एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी हाँ द बेस्ट डिसीजन मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलफेयर, बैलेंस स्ट्रेटेजी प्रोटेक्ट प्रेजेंट लिव्स वाइल प्रिवेंट फ्यूचर सफरिंग। क्या कहा कि भाई जो अप्रोच है ना वो आपकी हमेशा क्या रहनी चाहिए, हमेशा बताता हूँ कौन से, बैलेंस अप्रोच, अप्रोच, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इनका प्रोस्पेक्टिव ही है, बेंथम और जेएस मिल का प्रोस्पेक्टिव ये है कि भाई जो आप अगर बैलेंस बना के रखोगे ना, तो आप क्या है कि आने वाली जो घटनाएं हैं उनको पहले से प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये भी तो कहते हैं कि अगर डिसीजन लेना है ना, डिसीजन लेना है, बेस्ट डिसीजन ये होगा कि आप मैक्सिमाइज वेलफेयर कर दीजिए, वेलफेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका डिओन्टोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव। दो प्रोस्पेक्टिव की हमने बात करी, पहले हमने बात करी यूटिलिटेरियनिज्म, ये इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन प्रोस्पेक्टिव, दूसरा है आपका डिओन्टोलॉजिकल। अब यहाँ पे जगह नहीं रही क्या, चलो ऐड कर लेते हैं, मैं यहाँ पे दोनों का लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म प्रोस्पेक्टिव, दूसरा है आपका डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है जी। इसमें आपके बेंथम, जर्मी बेंथम को बोलते हैं यार, और जीएस मिल क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज वेलफेयर, ठीक है। डिओन्टोलॉजिकल में आते हैं इमैनुअल कांट, क्या कहता है कि जो एडमिनिस्टर की सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी है ना वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा वहां पे लिखना भूल गया, इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इरेस्पेक्टिव, इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसमें बहुत मतभेद है, ठीक है, इसमें हमेशा मतभेद है, ठीक है। क्योंकि रोल्स की थ्योरी अगर आप देखोगे तो रोल्स की थ्योरी क्या कहती है कि अगर हमें बचाना हो, क्योंकि अब अगर हम स्टेक होल्डर्स की, अरे यार यहाँ पे शुरू कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, चलिए, ठीक है। जॉन रोल्स की थ्योरी, जॉन रोल्स की थ्योरी ये कहती है कि अगर हमें ये डिसाइड करना हो ना कि हमें सबसे पहले किसको प्रायोरिटाइज करना है, तो एल्डर, चिल्ड्रन, नीडी, ठीक है, ऐसे से हम प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीडी में यहाँ कौन कौन होंगे आपके, एक तो वो डेली वेज वाले हो गए डीवी, वो दूसरे हो गए आपके होमलेस, ठीक है जी, ये लोग। अब ये थ्योरी पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या है कि देखो एक एथिक्स है, गांधीयन एथिक्स, उसमें कहते हैं मैं ना गांधी जी कहते हैं द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट इट्स वीकेस्ट मेंबर, द वीकेस्ट शुड रिसीव इमीडिएट प्रोटेक्शन। क्या एक बार फिर से लिख देते हैं, लिखने की वैसे जरूरत है नहीं, वो आपके पीपीटी में आपको मिल जाएगा कि जो जो ट्रू मेजर है ना किसी सोसाइटी का, वो सोसाइटी में ये देखा जाए कि जो सबसे निचले स्तर के तब के लोग हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, यानी जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत है उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थिंकर्स की बात कर ली, ठीक है, तो अब सीधा कंक्लूजन दे दीजिए। अच्छा हाँ अभी तो हम यहाँ पे थे ना, ठीक है, अभी ऑप्शंस पे चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है, आपको ऐसी चीज़ समझ में आई होंगी। चलो आगे, अब फिलोसॉफिकल डायग्नोस्टिक्स, देखो राइट बेस्ड अप्रोच जिसको बोलते हैं डिओन्टोलॉजिकल, मैंने अभी बात करी किसकी, इमैनुअल कांट की। अबे भाई ये पेन कैसे चल रहा है, इमैनुअल कांट, कांट, ठीक है, क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ,
इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, कुछ भी हो हमें नहीं पता, सबसे पहले जीवन का प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है। एक्शन प्रायोरिटाइजिंग इमरजेंसी कूलिंग सेंटर्स, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले जीवन है। एथिकल जस्टिफिकेशन द एब्सोल्यूट ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ह्यूमन लाइफ, कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स, ये मैंने ऊपर लिख दिया, पीछे अभी मैंने इस पर डिस्कस किया है। These state cannot threat the lives of daily wages labor merely as a means of achieve long term budgetary goals। क्या कहा कि भाई जो लेबर्स के जीवन है ना वो जरूरी है, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचिए आप। ये राइट बेस्ड अप्रोच है। अब हम भाई यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी ना अभी पीछे हमने, थोड़ा सा करेंगे। अब इसके क्रिटिक क्या है, इसके क्रिटिक्स ये कहता है कि भाई फेल टू एड्रेस द अंडरलाइंग सिस्टमैटिक डेफिसिट्स लीडिंग टू रिकरेंट क्राइसिस, कि भाई आज के बारे में तो आप सोच रहे हो, जो आने वाले सालों में होगा उसके बारे में कौन सोचेगा, क्योंकि आज तो चलो लाइफ आप बचा लोगे, आने वाले टाइम पे कौन बचाएगा। मान लीजिए इस बार 50 लोग मरे, अगली बार 100 मर जाए, इसके लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा ना आपको। तो इसको फेल कर दी यहाँ पे, ये इसका डिमेरिट है। मेरिट ये रहा, डिमेरिट ये रहा। अब उसी तरह अगर हम आ जाए टेलियोलॉजिकल, इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच, किसकी थी जी अभी ये, बैंथम, जीएस मिल, स्ट्रेट मिल। क्या कहते हैं, एक्सपांडिंग लॉन्ग टर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलेंस की बात करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए भी चलो। जस्टिफिकेशन क्या है, अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ओवर टाइम, सिक्योरिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट द एंटायर डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, फ्यूचर जनरेशन। आप अब के साथ साथ आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है। अब इसकी क्रिटिक, भाई मेरिट डिमेरिट, मोरली कंप्रोमाइज बाय थ्रेटिंग इमीडिएट प्रिवेंटेबल डेथ एज एक्सेप्टेबल कोलेटरल डैमेज फॉर फ्यूचर गेन्स। भाई आने वाले के बारे में सोच रहे हैं, जो चल रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे, तो ये दोनों के डिमेरिट्स हो गए। ठीक है। आगे पीछे हमने बात करी भी थी। तो ओवरऑल, अब मैं इसको लिखूंगा ओवरऑल बैलेंस अप्रोच। ठीक है। क्या हुआ, स्ट्रीम ए इमीडिएट रिलीफ, स्ट्रीम बी स्ट्रक्चर प्रिवेंशन। इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो बैलेंस्ड होगा, यील्ड बोथ इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल इंटरजेशनल इक्विटी, दोनों के बीच में बैलेंस रखना पड़ेगा। ये फाइनल आंसर ऐसे ही होता है। ठीक है। क्या कहा, रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ लो कॉस्ट कूलिंग सेंटर्स, कूलिंग सेंटर होंगे लेकिन लो कॉस्ट होंगे, जिससे क्या कि फंड बच जाए, आने वाली जनरेशन के लिए भी फंड हम यूज कर सके। फंडिंग इनोवेशन, रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ डिजास्टर कॉन्टीजेंसी फंड्स एंड लोकल सीएसआर पार्टनरशिप। स्ट्रीम बी में स्ट्रक्चर प्रिवेंशन, एक्सपांडिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट ड्रेनिंग इमीडिएट बजट, फ्यूचर के लिए। फंडिंग इनोवेशन का कैसा होगा, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा एंड जल जीवन मिशन। समझ में आया क्यों होता है, देखो बैलेंस अप्रोच है, मेरिट डिमेरिट के साथ साथ में आपने बैलेंस कर दिया है ना। आगे यहाँ पे लिखा, मैंने पढ़ा भी दिया पहले। ठीक है, खत्म होगी क्या, ओ वाओ। The administrative leadership is the refusal to accept that compassion and efficiency are mutual exclusive। ठीक है। तो क्या कहता है कि भाई जब तक आप दोनों के, आपकी जो एफिशिएंसी है ना, आपका जो कंपेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, और जो आपका कंपेशन है, दोनों को अगर आप तालमेल अच्छा बना दो तो आप एक अच्छा बैलेंस अप्रोच निकालोगे, और मतलब आपका जो स्टेप होगा वो एक बेटर स्टेप होगा। ठीक है, क्योंकि यही लीडरशिप है, लीडरशिप यही है। ठीक है। अब आगे द फेस ऑफ रिसोर्सेज स्कार्सिटी, अब ठीक है ये तो आपका कंक्लूजन है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। देखो मैंने जिस चीज़ से ये, मैंने इस तरह से इसको मैंने प्रायोरिटाइज किया है, इस तरह से मैंने इसको डिस्कस किया है, ताकि आपको स्पून फीडिंग ना लगे कि सर ने एक परफॉर्मा बनाया, उसमें स्टेक होल्डर्स की बात कर ली, वैल्यूज़ की बात कर ली, डायलेमास की बात कर ली। ठीक है। फिर सर ने ऑप्शंस दे दी, ऑप्शंस के मेरिट डिमेरिट की बात कर ली। ठीक है। फिर बैलेंस अप्रोच किया था कि वो हमने बात कर ली। तो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। तो चलिए इस केस स्टडी में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर की हम वेट करते हैं। थैंक यू।